Hello, students and all the viewers. Welcome to today's very important topic on my YouTube channel, Physics with Mohammad Arafat Khan. सब्सक्राइब के साथ स्टार्ट कर दें, वीडियो को देखना सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन मौजूद है उसको भी हिट कर दिएगा और ऑल पर सिलेक्ट कर दिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें. ओके, लास्ट लेक्चर वाज अबाउट गॉस लॉ, है ना. हमने डिटेल में पढ़ लिया कि गॉस लॉ क्या होता है, हमने डेरिवेशन कर ली, उसकी स्टेटमेंट पढ़ ली, उसका फॉर्मूला बना दिया. ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास, हम उस गॉस लॉ की बेसिकली एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, एप्लीकेशंस की तरफ जाने से पहले क्यों ना हम इस बात पर नजर डालें कि इन एप्लीकेशंस का मकसद क्या है. जरूरी है ना आपको ये तो पता हो. ऐसा थोड़ी कि आपने एप्लीकेशंस, हम जो 3 आगे पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस, बस आपने वो पढ़ ली, रट्टा लगा लिया, डेरिवेशन याद कर ली, फॉर्मूला याद कर लिया, बस आपका काम खत्म हो गया. नहीं, उसका बैकग्राउंड तो पता हो ना आपको कि हमें एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ी क्या, एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड है क्या, मतलब ये एप्लीकेशंस क्यों कहा जा रहा है, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस का मकसद क्या है, ये मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं यहां से. क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करते हैं ना, मेरा पूरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूं, बस और कुछ नहीं है. किसी भी टॉपिक का जो मकसद होता है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं क्लियर कर दूं. ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर आप किस बोर्ड का आप पढ़ा रहे होते हैं, फेडरल बोर्ड है, कौन सा बोर्ड आप बेसिकली आपने सेलेक्ट किया हुआ है पर्टिकुलरली जिसको आप फॉलो कर रहे हैं. तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं कि मैं कोई पर्टिकुलर किसी भी एक बोर्ड को टारगेट नहीं कर रहा. मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स चल रहे हैं, मेरा टारगेट है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. ठीक है, आप वो भले 9th क्लास में अप्लाई कर दें टॉपिक को, आप भले वो मैट्रिक क्लास में यानी कि 10th क्लास में अप्लाई कर दें, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अपने लेवल के मुताबिक मेरी वीडियोस को देखकर उससे फायदा उठा सकते हैं पूरा. समझ रहे हैं, मैं एक जनरली आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूं. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलरली किसी लेवल के लिए, पर्टिकुलरली किसी बोर्ड के लिए नहीं है, ये जनरल है. आप अपने बोर्ड के अंदर देखें आपके सिलेबस का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के मुताबिक मेरी वीडियो को देखें. वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्चुअली जो उसमें पॉइंट्स आपके मैच करते हैं, जो आपने लिखना है अपने बोर्ड के मुताबिक, वो आप अपने पॉइंट्स लिख दें. ठीक है, मैं बहुत हटके तो बात नहीं करूंगा भाई, फिजिक्स है, फिजिक्स हर बोर्ड के अंदर, हर लेवल के अंदर सेम होती है ना, सिंपल सी बात है. तो मैं बहुत हटके तो बात नहीं करूंगा, आपके बोर्ड के अंदर मैच करेगी लाजमी, तो आप लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, एप्लीकेशंस का मकसद क्या है. देखिए, हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. मैं आपको याद दिलाता हूं. देखें, हमारे पास क्या था, हमारे पास कोई भी एक चार्ज था, ये रहा, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट चार्ज है Q. ठीक है, आपने इस पॉइंट चार्ज के इसके सराउंडिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है कितनी. अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम डिराइव कर चुके हैं. तो अगर आपने किसी भी पॉइंट चार्ज के अबाउट किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि R पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E = KQ/R². We have done this topic. We have calculated, we have derived this equation to calculate the electric intensity at any point around या at any point near an isolated point charge. ये हम पढ़ चुके हैं. अब एक काम ही करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास एक ही चार्ज हो हमेशा हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो और आपसे पूछा जाए कि बताएं आप इसके इतने दूर, इतने डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है. डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस भी हमारे पास हो सकती हैं, है ना. अब उन डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस में से मैं आज आपसे आपके सामने 3 कंडीशंस रखता हूं. वो 3 कंडीशंस क्या है, हम एप्लीकेशंस को ध्यान में रख रहे हैं, याद रखिएगा, मैं एप्लीकेशंस को ही डिस्कस कर रहा हूं, मैं टॉपिक से हट नहीं रहा, मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, इससे कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको उसका मकसद समझ आए कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या है. ठीक है, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं. ओके जनाब, सिंगल चार्ज को, पॉइंट चार्ज को छोड़ देते हैं. हम लेट्स सपोज बात करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है, ये रहा एक स्फीयर. ठीक है, और ये होलो है, अंदर से खाली है, जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, जैसे बैलून हो गई, जैसे कोई भी टेनिस बॉल हो गई. दिस इज अ होलो स्फीयर, अंदर से खाली है, बैक पैक नहीं है ये अंदर से. ठीक है ना. ओके, एक होलो स्फीयर है, आपने इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली. इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर. क्या बोलेंगे भाई, इसको हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग अपने दिल में, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर. खाली स्फीयर है और उसके सरफेस के ऊपर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दीज चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, दीज चार्जेस कैन बी नेगेटिव. ठीक है, चार्ज है,
यहां पर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओके, लेट सपोज अगर आपने इस चार्ज की वजह से इसके भी किसी पॉइंट पर, लेट सपोज वो पॉइंट बाहर भी हो सकता है आउटसाइड द सरफेस, वो पॉइंट अंदर भी हो सकता है इनसाइड द सरफेस। तो अगर आपने इस होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, अब वो भले बाहर हो वो भले अंदर हो, तो क्या अब अगर इन दो पॉइंट्स पर मुझे इस होलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? द आंसर इज नो। अब थोड़ी अप्लाई करोगे आप यहां पर, वो तो पर्टिकुलरली किसके लिए, वो वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो किसके लिए, वो फॉर्मूला है नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, वो इस वाली कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। ये एक होलो चार्ज स्फीयर है, इसका फॉर्मूला दूसरा होगा। अब हम क्या करें, यानी कि हमारे पास सवाल पैदा हो गया कि अगर हम इन दो पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा? ब्लैंक, ब्लैंक, वी डोंट नो। मुझे पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्या बोलूंगा हमें नहीं पता, हमें क्या करना चाहिए। कंडीशन को डिफरेंट करते हैं। एक और कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं। होलो स्फीयर हो गया, इमेजिन करो हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट शीट, बहुत बड़ी सी एक शीट हो, ठीक है, एक शीट है मेरे सामने, लेट सपोज एक बहुत बड़ी सी एक शीट है। शीट जो होती है पेपर, लेट सपोज है ना, उस पूरी की पूरी शीट के ऊपर हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, मतलब अपने हर पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर चार्जेस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नहीं कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर जगह पर सेम, ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी हर जगह पर सेम, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि एक शीट है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई है और उस पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी किसकी, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। अब इमेजिन करो, लेट सपोज मैं आपके सामने कोई भी शीट की कंडीशन में आपके सामने बना देता हूं। लेट सपोज मेरे पास ये शीट के तौर पर पावर बैंक मेरा मौजूद है, ठीक है, पावर बैंक मैं कह देता हूं ये इनफाइनाइट है, इमेजिन कर लेना, ठीक है। अब ये थिन सी एक शीट है, थिन सी पतली सी बारीक सी एक शीट है। जाहिर सी बात है जब आपने इसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो चार्जेस दोनों तरफ हैं, ठीक है, और इस शीट के इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, है ना। मतलब मैं कहूंगा कि अगर ये शीट है ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर भी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर भी होगी, और ये क्योंकि बहुत दूर तक बड़ी बड़ी सी शीट है, इनफाइनाइट शीट है, और हर पॉइंट के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिए। तो अब अगर लेट सपोज मैं चाहूं कैलकुलेट करना, लेट सपोज मुझे बताया गया कि बताओ आप इस पॉइंट पी पर इस इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, क्या मैं दोबारा ये वाला फॉर्मूला वहां पर अप्लाई करूं? क्या मैं एक ही फॉर्मूले को हर जगह यूज करता रहूंगा, एक ही फॉर्मूले को हर जगह यूज करता रहूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। ये फॉर्मूला फिक्स है किसके लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एंड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ना मैं इसको यहां पर अप्लाई करूंगा, ना मैं इसको यहां पर अप्लाई कर दूंगा। सवाल पैदा होता है देन व्हाट विल वी डू। अब हम क्या करें, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करें, अगेन अ ब्लैंक, एक ब्लैंक हमारे सामने आ गया। एक कंडीशन और रखता हूं आपके सामने, दैट विल बी द लास्ट कंडीशन, ठीक है, ऑफ आवर डिस्कशन। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन क्या, इमेजिन करो हमारे पास दो ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों, ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो ओपोजिटली चार्ज प्लेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना, और एक पर नेगेटिव चार्जेस होंगे। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इनके बीच में जो फील्ड लाइंस होंगी हमने पढ़ा हुआ है, फील्ड लाइंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव की तरफ, फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। ओके, अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के जो बीच में जो रीजन आ रहा है, ये पूरा रीजन, ये बीच में, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताओ इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। क्या मैं दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? हर जगह तो नहीं अप्लाई करूंगा, वही वाली बात, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। मैं इस फॉर्मूले को ना यहां पर अप्लाई करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को ना तो यहां पर अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, मैं इस फॉर्मूले को ना ही यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अप्लाई कर मतलब कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अभी तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिर्फ एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। दिस फॉर्मूला इज जस्ट एप्लीकेबल इन दिस कंडीशन ओनली। बात खत्म, यहां पर ये फॉर्मूला शुरू होते ही खत्म, इसकी लिमिटेशन आ गई। आइसोलेटेड चार्ज है, उसके इर्द गिर्द कहीं पर भी कैलकुलेट करनी हो आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन यहां पर कैलकुलेट करनी हो, आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर। यहां पर इसके आसपास कहीं कैलकुलेट करनी हो, आई कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला हियर।
इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी हो, अगेन I cannot use that formula here in this condition. Then the question is that then what will we do? हम इन तीन कंडीशंस में क्या करें? बस छोड़ दें? नहीं कर सकते? हमारा जवाब हो गया नो, छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कब किया हमने? भाई जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसमें जब भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सामने आके, उसको हम फेस करते हैं, उसका हल निकालते हैं कोई ना कोई, है ना। तो इसका भी हल निकालेंगे, छोड़ेंगे तो यार। एक सवाल सामने जहन में आ गया, एक प्रॉब्लम सामने आ गई, यार छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार। इसका प्रॉब्लम सामने आई है तो इसका हल भी निकालना जरूरी है। अब यहां पर जवाब सुन लो, जो मैंने आपको कहा ना हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। जवाब क्या है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहां पर फॉर्मूला नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, बना लेते हैं। और वो बनाएंगे ऐसे नहीं है कि कोई आपने बर्तन शर्तन लिए उसमें ढमड़म पकाना स्टार्ट कर लिया, बना लिया। नहीं, बनाने का मतलब डेरिवेशंस। फिजिक्स में बनाने का मतलब फॉर्मूला बनाना, इक्वेशन बनाना है, मतलब डेरिवेशंस। मैथमेटिक्स और डेरिवेशन में आपको कुछ ना कुछ अप्लाई करना जरूरी होता है। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं। लेट्स सपोज आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अर्थ का मास कैलकुलेट किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, मैं एकदम से ध्यान में कैसे आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी जिसका नाम था मास ऑफ द अर्थ एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, है ना। मास ऑफ द अर्थ को हमने कैलकुलेट किया। कहां से कैलकुलेट किया? बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई किया और अर्थ का मास कैलकुलेट कर लिया, है ना। एक प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई और उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। भाई इतना बड़ा मास है, इतना बड़ी हेवनली बॉडी है, उसका मास हम किसी मशीन से कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, प्रैक्टिकली कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। फिर क्या करेंगे? थ्योरेटिकली कर लो उस कैलकुलेट। और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई फिजिक्स के टॉपिक को, लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही यहां पर करेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी कैलकुलेट करनी हो, इसकी कैलकुलेट करनी हो, इसकी कैलकुलेट करनी हो, तो हम पता है क्या करेंगे? वी विल अप्लाई गॉस लॉ इन दीज कंडीशंस। We will apply Gauss law here, we will apply Gauss law here, we will apply Gauss law here, just to calculate, just to derive the formula of electric intensity of a uniformly charged hollow sphere, to calculate the electric intensity of an infinite sheet of charge, to calculate the electric intensity, or to derive the formula of electric intensity ड्यू टू ओपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। ये आ गई कहानी गॉसेस लॉ को अप्लाई करने की। इनको हम एप्लीकेशंस क्यों कहते हैं? ये बन गई एप्लीकेशन, यानी कि आपने इधर अप्लाई करना है गॉसेस लॉ। अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर लो। इसको हमने एप्लीकेशन का नाम क्यों किया? ये वाई ये क्यों एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की? क्योंकि आपने गॉसेस लॉ अप्लाई किया हुआ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर लिया। अप्लाई कर दो, गॉस लॉ अप्लाई कर दो और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हासिल कर दो। तो आपने इन तीनों कंडीशंस में गॉस लॉ को अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको इन तीनों कंडीशंस के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला मिल जाएं, आप डिराइव कर लें। So that is why we say that applications of Gauss's law, application of Gauss's law, second application of Gauss's law, third application of Gauss's law. So these three are the applications of Gauss's law because we apply Gauss's law in these three conditions. समझ रहे हैं? तो इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब जहां पर आपने उस लॉ को अप्लाई किया हुआ हो, और यहां पर इसको हम अप्लाई करते हैं। क्यों? ये बात आप ध्यान में रखिएगा। Gauss's law is applied in order to calculate. Gauss law is applied in order to determine, in order to derive the formula of electric intensity in these three conditions. Gauss law की एप्लीकेशन नंबर 2, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट हो, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई हो, और आपने उस शीट पर हर जगह पर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, और आप उस पूरी इनफाइनाइट शीट में से एक छोटा सा पार्ट ले लें, छोटा सा पार्ट, एक फाइनाइट पार्ट ले लें। वो फाइनाइट पार्ट आपका ये बन जाएगा। ये छोटी सी शीट आपको नजर आ रही है। इनफाइनाइट तो नहीं बनाऊंगा ना मैं यहां पर, इनफाइनाइट ये बोर्ड ही नहीं है खुद, तो इनफाइनाइट बनाऊं कैसे मैं? तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमारे पास होती है, मतलब एक शीट है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई है, और उस पूरी इनफाइनाइट शीट पे आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और उस इनफाइनाइट शीट का आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, छोटा सा पीस ले लिया, ये आ गया वो छोटा सा टुकड़ा, वो छोटा सा फाइनाइट पीस ऑफ दैट शीट। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि हमारे पास ये फाइनाइट शीट है, इसके चार्जेस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए, तो इस शीट के इस तरफ भी फील होगी ऐसे, आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, फील पॉजिटिव चार्ज है ना, कैसे होगी? आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ऐसे ऐसे फील होगी।
और इस तरफ इसकी इस साइड होगी, आउटसाइड आउटसाइड ऐसे बाहर की तरफ, है ना, ऐसे होगी। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज ये जो इनफाइनाइट शीट है, इसकी इस तरफ आपने फील्ड फाइंड करनी हो या इस तरफ आपने फील्ड फाइंड करनी हो, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर अगेन गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, और ऐसा करने के लिए जनाब आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो, देयर मस्ट बी एन इमेजरी सरफेस, और उस इमेजरी सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। याद करो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, कौन सी वीडियो में, फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक होलो स्फीयर था ना, वो क्योंकि स्फीयर था तो आपने जो गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया था वो भी क्या थी, स्फीयर थी। हर एक मतलब जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके मुताबिक आप सरफेस को इमेजिन करते हैं। इमेजरी सरफेस, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। यहां पर आप चेक करें, आपको एक चीज नजर आ रही होगी जो कि इस शीट को पास होती हुई जा रही है, क्रॉस करती हुई जा रही है, एक सिलेंडर है, दिख रहा है सिलेंडर, ये सिलेंडर, ये पता है क्या है, यही तो है गॉसियन सरफेस। मैंने बना दिया पहले से, समझ रहे हैं। तो ये तो शीट है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जिसके आसपास फील्ड मौजूद है, लेकिन ये जो आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा है जो कि इस शीट में से पास होता हुआ जा रहा है, ये जो सिलेंडर है ना, ये इमेजनरी है, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो मैं कह दूंगा ये आ गया हमारे पास गॉसियन सरफेस, ये दिस इज गॉसियन, दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये सिलेंडर जो है ये पूरा का पूरा क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब हम इस गॉसियन सरफेस के तीन हिस्सों को डिस्कस करते हैं, तीन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का ये वाला एंड है, ये वाला एंड, ये देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं मार्कर से, ये देखें ये वाला, ये, इसको मैं आपको कैसे बताऊं, इसको मैं आपको इस मार्कर से बना देता हूं। देखें ये सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल है, लेट्स सपोज इस सिलेंडर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखें, जो क्लोज सरफेस है, ये वाला, ये क्लोज है ना। अगर मैं इस क्लोज सरफेस के एरिया की बात करूं, लेट्स सपोज अगर मैं यूं रखूंगा इसको, तो इस वाले हिस्से का ये जो एंड वाला हिस्सा है, इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ऐसे होगी ना, इसके परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस ऐसे है, इसका क्लोज एंड का सरफेस ऐसे है, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ होगी, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं कहूंगा ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये जो हिस्सा है, ये जो एंड है, इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर। ये आ गई इस क्लोज्ड एंड के एरिया की डायरेक्शन, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन। इस तरीके से ये भी है हमारे पास एक क्लोज एंड, है ना, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये भी भाई क्लोज एंड है, क्योंकि सिलेंडर है तो दोनों तरफ इसके क्लोज एंड्स हमारे पास लाजमी होंगे। तो अगर लेट सपोज अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इस सरफेस का जो एरिया की डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, और अगर ये ऐसे होता तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो इस वाले की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हो जाएगी, ऐसे बैकवर्ड, ऐसे इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसको हम कह देंगे ये आगे एरिया की डायरेक्शन। एक और सरफेस को हम बात कर लेते हैं, एक और इसके टुकड़े की बात कर लेते हैं। इमेजिन करो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एक सरफेस ये ले लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इमेजिन कर लो ये रहा, इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये, ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है। और आपको पता है अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ ऊपर, इस सरफेस की जो डायरेक्शन है एरिया की वो किस तरफ होगी, वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। ये सरफेस की डायरेक्शन का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, और ये मैंने आपको कहां बताया था, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था, वहां पर आप देख लिएगा कि हम किसी भी एरिया की डायरेक्शन किस तरीके से पता लगाते हैं। हमेशा एरिया की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इस क्लोज एंड के परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, ऐसे एरिया की डायरेक्शन, इसके भी परपेंडिकुलर ऐसे एरिया की डायरेक्शन, और इसका परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर कहां होगा, ऐसे नॉर्मल अपवर्ड। तो मैं कहूंगा इस सरफेस की जो एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी वो जाएगी ऐसे, दिस इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस, और इसको मैं कह दूंगा एरिया की डायरेक्शन ए, ठीक है। आपके पास तीन कंडीशंस आ गई। तीन कंडीशन कैसे, क्लोज्ड एंड नंबर 1, क्लोज्ड एंड नंबर 2 एंड दिस सरफेस नंबर 3। तो मैं कह दूंगा दिस इज एरिया नंबर 1, इसको हम कह देंगे एरिया नंबर 2, और इसको हम कह देंगे एरिया नंबर 3। यानी कि अब हमें पता है क्या करना है, इन सबसे पहले इन तीन सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2, फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3। इन तीनों सरफेस के फ्लक्स फाइंड करने के बाद आप इनको करेंगे प्लस, ताकि आपको इस पूरे गॉसियन सरफेस का क्या मिल जाए, टोटल फ्लक्स मिल जाए, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं काम ही करता हूं, इसको पहले यहां पर लिख देता हूं। हाँ भाई, क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1, और ये सरफेस नंबर कौन सा है, ये क्लोज एंड है ना, क्लोज एंड। सो सबसे पहले फ्लक्स थ्रू
सरफेस 1। मैं सबसे पहले इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं जो इसका क्लोज एंड है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट या ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा की बात करते हैं। देखें, अगर ये जो शीट है, इनफाइनाइट शीट है, लेट्स सपोज अगर ये ऐसे है तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी ना, ऐसे 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 निकल रही होंगी, पॉजिटिव है। तो मैं कह देता हूं, यहां पर बना देता हूं, लेट्स सपोज इस इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे आउटसाइड ना ऐसे जा रही है। और अब आप नोट करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टी डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन क्या आपस में सेम नहीं हो गए? मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो इसका मतलब इन दोनों की जो डायरेक्शन बन गई, इनका जो एरिया इनके बीच में जो एंगल बन गया वो क्या बन गया, 0 डिग्री बन गया। आप यहां पर 0 डिग्री पुट कर दें। सो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, और हमें पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई ए, ठीक है। इसको हम कह देंगे फाई 1। फाई 1 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1, ठीक है। सो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो कॉस 0 हट गया, सिर्फ क्या बच गया, ई ए बच गया। सो फ्लक्स नंबर 1 इज इक्वल टू ई ए। अब हम बात करते हैं इस वाले की, फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2। यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं, नंबर 2, फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2। हाँ भाई, अब अगर मुझे सरफेस नंबर 2 का फाइंड करना हो तो आपको पता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड पर ऐसे थी आउटसाइड, तो इसके बैक साइड पर भी तो ऐसे है ना, आउटसाइड ऐसे जा रही है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो मैं कहूंगा पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई। ये ब्लू से जो बना रहा हूं मैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई। अब आप नोट करो, इस सेकंड सरफेस की जो एरिया की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो आपस में क्या सेम नहीं हो गए? तो आप बोलेंगे अगर ये सेम हो गया तो यहां पर भी जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर आप फॉर्मूला यूज करें फाई का, यानी कि सेकंड फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो फाई 2 इज इक्वल टू ई ए, एंड अगेन एंगल इज 0 डिग्री, और अगेन कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो आपको जो सेकंड फ्लक्स मिल जाएगा दैट विल ऑल्सो बी ई ए। तो जिस तरीके से फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स ई ए है, इसी तरीके से सेकंड सरफेस का फ्लक्स भी ई ए। इसका मतलब इन दोनों सरफेसेस में जो फ्लक्स हो रहा है वो हो रहा है मैक्सिमम। रह गई सरफेस नंबर 3, और आपको इस सरफेस नंबर 3 में वैसे ही पता चल गया होगा कि अगर इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। तो ये देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। और हमने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में फ्लक्स नहीं होता, 0 हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थर्ड कंडीशन, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3। हाँ भाई, अब आप यहां पर भी फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो हम यहां पर लिखते आ रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या होगा, ओके, फाई 3 विल बी इक्वल टू ई ए एंड कॉस थीटा। इस बार एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इस वाली कंडीशन में एंगल कितना है, ये देखें 90 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो फाई 3 विल बी इक्वल टू ई ए एंड कॉस 90 डिग्रीज, और इसी वजह से जो थर्ड फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि इन 3 सरफेसेस में से जो फ्लक्स नहीं हो रहा वो कौन से सरफेस में नहीं हो रहा, वो इस थर्ड वाले सरफेस में से नहीं हो रहा। भाई आपने गॉसियन सरफेस के 3 अलग अलग जगहों पर फ्लक्स फाइंड कर लिया, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3। अब अगर मुझे टोटल इस पूरे गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए, सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय, सम कर लेंगे, सिंपल सी बात है। द टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स, the net flux through the Gaussian surface is, हाँ भाई, नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, सबको प्लस कर लो, फाई 1 प्लस फाई 2 एंड प्लस फाई 3, यानी कि फाई 1, फाई 2, फाई 3 को आपने क्या कर लिया, प्लस कर लिया नेट हासिल करने के लिए। सो द नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू, फाई 1 कितना है, ई ए, फाई 2 कितना है, वो भी ई ए, ये देखो ई ए,
और phi 3 कितना है 0, तो प्लस 0, EA प्लस EA क्या बन जाएगा 2EA, ये बन गया 2EA। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। देखो फॉर्मूला किसका आएगा, फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगा, क्योंकि हम एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, अभी तक आपने गॉस लॉ को अप्लाई नहीं किया, अब बारी है गॉस लॉ को अप्लाई करने की। हर एप्लीकेशन में गॉस लॉ को अप्लाई किए बगैर हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई गॉस लॉ हियर। तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, ठीक है। चलें भाई, गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, और गॉस लॉ को अप्लाई करने का मतलब हमें यहां पर गॉस लॉ की इक्वेशन यूज करनी है, और वो इक्वेशन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, हाँ भाई, इस फाई की वैल्यू को, यानी कि जो 2EA आ रहा है, उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हाँ भाई कंपेयर करें, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पर 2EA इज इक्वल टू, ये आ जाएगा राइट साइड पर, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अगर मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो ये जो 2 और A है, यहां पर आके मल्टीप्लाई से नीचे आके डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करवा दें, तो देखिए यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ बचेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर कौन है, ये आ गया चार्ज, डिवाइड में कौन कौन आ जाएगा, E नहीं बल्कि एरिया, 2 एरिया और साथ साथ एप्सिलॉन, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में यूज किया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था, चार्ज डेंसिटी का। और चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द चार्ज डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द चार्ज डेंसिटी। हाँ भाई, हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के। अब अगर मैं यहां से Q का फॉर्मूला अरेंज करना चाहूं, Q का फॉर्मूला, तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस Q के फॉर्मूले को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में पुट किया था। तो आप क्या करने जा रहे हैं, इस Q का फॉर्मूला पुट करेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो क्या बनेगा, देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, और अपॉन में कौन कौन है, अपॉन में है 2 एरिया एंड एप्सिलॉन नॉट। कैंसिलेशन कर दें, कैंसिलेशन किस किस की, एरिया की, एरिया से कैंसिलेशन, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट विल बी E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय, दिस इज नॉट 6, दिस इज चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के इर्द गिर्द आप आसपास अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, वी हैव दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो, और उस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के आसपास आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो, तो हमने गॉस लॉ को अप्लाई करके इक्वेशन बना ली। यानी कि हमने 2 एप्लीकेशंस को कवर कर लिया। होलो चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाई कैसे, गॉस लॉ को अप्लाई किया, और एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाया, अगेन गॉस लॉ को अप्लाई किया। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो हमारे पास अभी तक 2 एप्लीकेशंस कवर हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने जा रहा हूं इसकी 3rd एप्लीकेशन। और वो 3rd एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।